आजकल जो एक सबसे ज्यादा डिजीज कॉमन हो गया है वो है हार्ट अटैक। ये क्यों कॉमन है? क्या चेस्ट पेन ऑलवेज ये हार्ट के रिलेटेड अटैक और हार्ट फेलियर इन दोनों के बीच में क्या हिस्ट्री का इसमें कोई इफेक्ट होता है? हेरिडिटी का कोई रिलेटेड है? पल्पिटेशन का इसमें कोई जी पल्स ज्यादा रहता है किसी का? फिर फास्ट पहले तो कम थे अब थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और कौन कौन से कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस जो हमारे पास आते हैं और हम उनका क्या ट्रीटमेंट फिर करते हैं? क्या ये नॉर्मल है या फिर ये एबनॉर्मल? एक और कम्युनिटी है जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहते हैं, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर ट्राइग्लिसराइड रहते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशन है ताकि वो इन हार्ट की डिजीज से बच जाए? ऐसा तो नहीं है ये जो ब्लड वेसल्स है ये सिर्फ हार्ट के आसपास है, ये और भी बॉडी पार्ट्स में होती है, उनके हर एक बॉडी पार्ट में होती है। तो क्या कार्डियोलॉजी जो है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो है क्या ये इन सारे डिजीज को डील करता है जो भी ब्लड वेसल के रिलेटेड होती है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी नूरा हॉस्पिटल। ही इज वेरी वेल एक्सपर्ट इन इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर नजीबुल्लाह सोफी। सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये क्या होता है? क्या ये सीवीटीएस कार्डियोलॉजी सेम डिपार्टमेंट है या फिर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं? कार्डियोलॉजी और सीवीटीएस दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो दोनों हार्ट के मरीज का इलाज करते हैं। लेकिन जो सीवीटीएस जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जरी बोलते हैं, वो जो डिपार्टमेंट है वो सर्जरी के साथ ज्यादा रिलेटेड है। वो ज्यादातर बाईपास सर्जरी करते हैं जिसमें हार्ट को ओपन करने की जरूरत पड़ती है। एज कंपेयर टू दिस, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जैसे कि मैं हूं, हम मरीज का इलाज मेडिसिन से ज्यादातर करते हैं। और पिछले 3 दहाइयों से 3 डिकेड से एक नया इसमें एडवांसमेंट आई है कि हम हार्ट अटैक वाले या बाकी ऐसे जो जिनके लिए बाईपास की जरूरत पड़ती थी, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, उन्हीं मरीजों का इलाज कैथेटर के जरिए बिना सर्जरी किए हुए मरीज का होता है। तो ये चीजें भी कार्डियोलॉजी के अंदर आती है। सो मरीज को डायग्नोज करना, उसके बाद उनको दवाइयां देना और उसके बाद अगर जरूरत पड़े इंटरवेंशन करना जिसमें एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो या बटन होल के जरिए उनका जो दिल का छेद हो वो बंद करना, ये सभी चीजें कार्डियोलॉजी के अंदर आती है। मतलब जो सीवीटीएस है दैट इज सर्जिकल पार्ट एंड जो कार्डियोलॉजी है दैट इज मेडिकल। सर, आजकल जो एक सबसे ज्यादा डिजीज कॉमन हो गया है वो है हार्ट अटैक। ये क्यों कॉमन हो गया है और इसके क्या क्या साइंस या फिर सिम्टम्स हो सकते हैं? जी, अगर हम 50 साल पहले पीछे जाएं तो उस वक्त जो ज्यादातर मरीज आदमी मरते थे तो वो इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से मरते थे। ट्यूबरकुलोसिस हो, बाकी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हो। लेकिन जो ही हमारी इकोनॉमी सुधर गई, सैनिटेशन का ख्याल आ गया, एंटीबायोटिक्स नई नई दुनिया में डिस्कवर हो गई, तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन की वजह से जो मरने वाले लोग थे उनमें कमी आ गई। लेकिन इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया। अब मॉडर्नाइजेशन आ गई, ऑटोमाइजेशन हो गया है कि आदमी को अब उतना ज्यादा एक्सर्शन करना नहीं पड़ता है। अगर आप सिंपल सी एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर जो किसान पहले होते थे वो खुद खेत जोतते थे, लेकिन अब ये हुआ है कि अब ट्रैक्टर लाते हैं। समझ रहे? ऐसे ही ये सिर्फ उसमें नहीं है, हर किसी चीज में ये हुआ कि मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। और जो लोग हैं जो पहले एक्सर्शन ज्यादा करते थे वो अब कम हो गया, डेस्क जॉब उन्होंने ले ली है, वो कम एक्सर्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि तंबाकू नोशी बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले से, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हमारे जो खाना पीना है उसमें भी बहुत तब्दीली आ गई है। अब हम फ्राइड, जैसे कि आप समझ लीजिए फास्ट फूड लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फैटी चीजें होती है जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को। अगर इन सब चीजों को देखा जाए, इसकी वजह से हार्ट की डिजीजेस ज्यादा हो गई है। और बताया ये जाता है कि हार्ट की डिजीज से मरने वाले लोग दुनिया में फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ देखा जाए तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो सर, जो मेन चीज है वो है जितनी ज्यादा
एडवांसमेंट आ गई या फिर मशीन्स आ गई, लोग काम कम कर रहे हैं, तो ये एक रीजन है ये जो हार्ट अटैक है ये होने का। डेफिनेटली ये सभी वजूहात है कि ये सभी रिस्क फैक्टर्स है। मतलब इनएक्टिविटी अगर देखा जाए, उसके साथ साथ कंबाइन हुआ कि जब इनएक्टिव आदमी हो गया उसका वजन बढ़ गया, जब वजन बढ़ गया तो उसका डायबिटीज भी ज्यादा हो गया, डायबिटीज की इंसिडेंस ज्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस ज्यादा हो गई, स्मोकिंग की इंसिडेंस ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है। तो सभी ये चीजें जो ये रिस्क फैक्टर्स है सभी ये कंट्रीब्यूट करती है हार्ट डिजीजेस के। सर एक चीज है चेस्ट पेन, जब भी किसी को चेस्ट पेन होता है वो वरी हो जाता है, घबराता है कि मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। फिर जब ये चेस्ट पेन लेके वो डॉक्टर के पास जाता है, वो ईसीजी करता है, चेस्ट एक्सरे करता है, वो सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, लेकिन वो जो चेस्ट पेन है वो इसको फिर से रहता है। इसके क्या कॉज या क्या चेस्ट पेन ऑलवेज ये हार्ट के रिलेटेड हो सकता है? जी, जैसे कि आपने सही बताया कि मोस्ट कॉमन नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको चेस्ट पेन होता है। बहुत सारे मरीज जो है चेस्ट पेन से इतनी ज्यादा वरी हो जाते हैं कि वो इमरजेंसी विजिट्स करते हैं। अब हमें ये देखना है, आम पब्लिक के लिए देखना है कि ये जो चेस्ट पेन है ये हार्ट की वजह से है या हार्ट के बगैर किसी और चीज की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल मसल्स की वजह से तो नहीं है, बोन्स की वजह से तो नहीं है, बोनी पेन होता है, किसी को कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है जो जोड़ हड्डियों के बीच में होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। तो इन सब चीजों में अगर देखा जाए जो चेस्ट पेन ज्यादा खतरनाक है वो हार्ट अटैक वाली जो चेस्ट पेन होती है वो ज्यादा सीवियर है। तो वैसे मरीजों को इमरजेंसी विजिट करना चाहिए। सो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मरीज हार्ट की है और कौन सी हार्ट की नहीं है? तो हम पेन को यूजुअली ब्रॉडली अगर क्लास पे करें दो हिस्सों में करते हैं। एक बोलते हैं टिपिकल चेस्ट पेन, दूसरे को हम बोलते हैं एटिपिकल। हम पहले टिपिकल वाली बात करते हैं जिसको हम जैसे कि एंजाइना बोलते हैं। टिपिकल एंजाइना एक हार्ट वाला मरीज जो है जिसको हार्ट अटैक नहीं आया होता है लेकिन उसकी नसें सिकुड़ गई होती है, उसमें जो चर्बी चढ़ी होती है, ब्लड वेसल्स में चर्बी चढ़ी होती है, तो जो ब्लड है उतना सफिशिएंट होता नहीं है कि वो एक्सर्शन वाला काम करे। रेस्ट पे तो वो ठीक रहता है लेकिन जो वो एक्सर्शन करना, एक्सरसाइज, काम करे, सीढ़ियां चढ़े या वजन कोई उठाए तो उनको चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। लेकिन वो पेन ऐसी है कि वो एक्सर्शन पे होता है और जो ही वो रेस्ट लेते हैं वो पेन सबसाइड हो जाता है। और यूजुअली वो पेन छाती में होता है लेकिन वो नाक से लेके चिन तक कहीं पे भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो जब ये तीनों चीजें कि एक्सर्शन पे पेन हो, रेस्ट लेने पे उस पेन में आराम मिल जाए और वो पेन ऐसी हो कि क्रशिंग टाइप हो, मतलब आदमी एक जगह पिन पॉइंट नहीं कर पाता वो के अंदर से, हाँ, तो इसको हम टिपिकल पेन या एंजाइना बोलते हैं। तो वो हार्ट वाली पेन है, लेकिन वो हार्ट वाली पेन ये है कि जिसको हम स्टेबल डिजीज बोलते हैं। लेकिन इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो हार्ट अटैक वाले मरीज होते हैं, वो सोए होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, उनको अचानक बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसके साथ साथ उनको पसीना आता है, उल्टी लगती है बहुत सारे मरीजों को, तो वो हार्ट अटैक की अलामत है, समझ रहे? तो वो ऐसी पेन है कि उस वक्त उनको इमरजेंसी आने की जरूरत पड़ती है। ये तो हुआ कि ऐसी पेन जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होती है, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं कि स्वेटिंग होती है, वॉमिटिंग हो सकती है साथ में, तो ये इमरजेंसी है तो मरीज को हॉस्पिटल आना चाहिए, इमरजेंसी विजिट करना चाहिए। लेकिन अब दूसरा ग्रुप है जो हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट 70%, हम बहुत बड़ा ग्रुप, हम परसेंटेज नहीं बताएंगे, एक बहुत बड़ा चंक है जो एटिपिकल चेस्ट पेन होता है। एटिपिकल चेस्ट पेन ये है कि वो मांसपेशियों की वजह से होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को चोट लग गई, उनको मेजर ट्रॉमा नहीं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है, मांसपेशियों में सूजन आ गई है, तो उसमें पेन रहता है। या दूसरा पेन जो होता है जो भी कॉमन है जिसको हम प्लूरेसी बोलते हैं कि जो लंग की जो कवरिंग होती है, जी, उसमें कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उनको भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, इन्फेक्शन, जी, तो उनको भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। लेकिन वो पेन रेस्ट पे कम नहीं होता है, सांस लेने पे ज्यादा होता है और
कुछ मरीजों को ये होता है कि जिसको हम बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, मतलब उनको दबाने पे दर्द होता है। तो जिनको ये दबाने पे दर्द हो या सांस लेने पे दर्द हो या साथ में इन्फेक्शन हो या ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, ये एटिपिकल चेस्ट पेन कहलाता है। ये नॉट रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, ये हार्ट के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है। जी। तो ऐसी कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए, बट दैट इज नॉट अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो सर एक मेन डिफरेंस है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और आप रेस्ट पे हैं, रिलीफ हो रहा है, दैट मे बी रिलेटेड विद कार्डियोलॉजी। इफ नॉट, देन इट कैन बी इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन। जी। सर और एक चीज है इंपॉर्टेंट, अब अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि मेरे ये सारे सिम्टम्स हैं, मैं हार्ट अटैक, मुझे लग रहा है कि मुझे ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये जो गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं कि कितने टाइम में उसको पहुंचना चाहिए, या फिर घर से लेके हॉस्पिटल तक उसको क्या प्रिकॉशन करने चाहिए ताकि वो सेफली पहुंचे, यहाँ पे हमारा जो गोल्डन पीरियड है वो हमारे काम आए और ये जो लाइफ है ये बच जाए। जी देखिए, पहले ये समझने की जरूरत है कि हार्ट अटैक होता क्या है। जनरल पब्लिक किसी को भी मतलब एज ए वेग लैंग्वेज में यूज करते हैं हार्ट अटैक। अगर हम मेडिकल टर्म में देखा जाए, हार्ट की 3 नसें होती है, बड़ी 3 नसें होती है, कोरोनरी, जी, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जब उसमें किसी में सडन ब्लॉकेज हो तो और ब्लड सप्लाई सीवियरली कंप्रोमाइज हो, हार्ट को ब्लड नहीं मिलता अपनी फंक्शन करने को, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब जब ब्लड सप्लाई किसी भी हिस्से में बंद पड़ जाता है तो वो हिस्सा जो है हार्ट का काम करने लगता है, और धीरे धीरे अगर उसमें फिर से ब्लड सप्लाई न जाए तो वो डेड हो जाता है, वो टिश्यू उतना दिल का हिस्सा खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब ऊपर वाले ने ऐसा निजाम रखा है कि अगर हम वो टाइम रखते ही उसमें इंटरवीन करे, मतलब किसी भी तरीके से फिर से उसमें ब्लड सप्लाई लाए, तो वो हार्ट का हिस्सा बच सकता है। अब देखा गया है कि जो ही आदमी को हार्ट अटैक पड़ता है, जितनी देर वो करता है हॉस्पिटल पहुंचने में या अपना इलाज शुरू करने में, तो उतनी देर में नुकसान होता रहता है। ये एक्सपोनेंशियली होता है। तो मरीजों को यूजुअली ये चाहिए कि जो ही चेस्ट पेन शुरू हो और हॉस्पिटल आ जाए, और उस दौरान उनको कोई एक्सर्शन वाला काम नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। बिल्कुल, उनको गाड़ी में बैठ के जल्दी से हॉस्पिटल आना चाहिए। ठीक। अब ये देखा गया है कि अगर ऐसे मरीजों को हम विद इन 1 आवर, विद इन 60 मिनट्स हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, उनको टैकल किया जाता है, तो उनका जो हार्ट का जो हिस्सा है, जो जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, दवाइयों की वजह से या स्टेंट डालने के बाद उनमें ब्लड सप्लाई आ गई हो, तो वो हार्ट का हिस्सा बच जाता है। इसीलिए इस पीरियड को, इस 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। तो हमारी या जो गवर्नमेंट की या जो मास मीडिया है, इसीलिए इसको एज अ गोल्डन पीरियड एडवर्टाइज करते हैं, ताकि मरीजों को ये पता चल जाए कि जो ही प्रेशियस टाइम है, ये बहुत प्रेशियस टाइम है, उनको तुरंत हॉस्पिटल आने की जरूरत है। ये वक्त जो है कहीं और पे सर्फ न करें, मतलब ये सोचने में कि मुझे आराम हो जाएगा, ये इसमें सर्फ न करें, ताकि जो ही जल्दी आएंगे उतना हिस्सा हार्ट का इनका बच जाएगा। तो सर कहने का मतलब है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं और आपको लग रहा है कि मैं जैसे ही बैठ रहा हूँ मुझे रिलीफ मिल रहा है, और आपको लग रहा है नहीं चेस्ट पेन तो है, ये हार्ट के रिलेटेड है, आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी हैवी काम नहीं करना, गाड़ी में चढ़ के सीधे हॉस्पिटल आना है। तो जैसे ये पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा, ये जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है, इसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को कि ही विल गेट रिलीफ? जी, तो पहले ही इंपॉर्टेंट वाली बात होती है इसको डायग्नोज करना। तो जो ही मरीज आता है, हम पहले उसका ईसीजी करते हैं। ईसीजी पे पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक है कि नहीं है। हार्ट अटैक बहुत सारी किस्म, एटलीस्ट 3 टाइप्स होता है, जिसको हम एक एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, एसटीएमआई। दूसरा होता है जिसमें एनएसटीएमआई या अनस्टेबल एंजाइना है। अब जो एसटी एलिवेशन एमआई वाले होते हैं, उनको फर्दर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ईसीजी पे क्लियर होता है कि इनको एसटी एलिवेशन एमआई है। तो उनको डायरेक्टली या तो हम खून पतला करने वाली दवाई देते हैं, या डायरेक्टली उनको एंजियोप्लास्टी के लिए लिया जाता है, प्राइमरी पीसीआई जिसको हम बोलते हैं। दूसरा ग्रुप वो है जिसको एनएसटीएमआई बोलते हैं, कि ईसीजी में चेंजेस है, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि ये चेंजेस वाकई हार्ट अटैक की वजह से है कि नहीं है। तो उसमें हम ब्लड की जांच करते हैं, जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं।
अच्छा तो ठीक। जी, तो ये ट्रोपोनिन जो है, जब हार्ट का कोई हिस्सा डैमेज होने लगता है तो ये हार्ट से एक जुज निकलता है जो वो ब्लड में जाता है। अब उसकी मात्रा जो है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती है। हो सकता है कि मरीज 1 घंटे में आ जाए और हमने उनका ईसीजी में चेंजेस आ रही हो, हमने उनका ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनको हार्ट अटैक नहीं आया। तो हम ऐसे मरीजों को दवाई देते हैं, उनको बोलते हैं आप वेट कीजिए, हम आपका सीरियल ईसीजी करेंगे। यूजुअली वो ट्रोपोनिन जो है 6 घंटे, 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट करना होता है। अगर उसमें राइजिंग ट्रेंड में ट्रोपोनिन एलिवेट हो गए हो तो वो डायरेक्ट एविडेंस होता है कि इनको हार्ट अटैक आया है, ब्लड हार्ट की एक नस जो है ब्लॉक है और इनको इलाज कराने की जरूरत होती है। तो ये डायग्नोस हुआ कि हमने ईसीजी किया और कुछ मरीजों में हम ट्रोपोनिन करते हैं। तीसरा हमारा स्टेप होता है कि जब हम डायग्नोस करते हैं कि नहीं इस मरीज को हार्ट अटैक आ गया है, तो उसको हम उसी वक्त खून पतला करने वाली दवाई देते हैं। खून एस्प्रिन देते हैं, क्लोपिडोग्रिल देते हैं और कोलेस्ट्रॉल वाली गोली देते हैं, एटोवास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, वो दवाइयां देते हैं। उनका एंजाइना जो पेन हो रहा है उसको रिलीफ करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं या जीभ के नीचे रखते हैं या आईवी लगाते हैं और उन मरीजों को एडमिट किया जाता है। जब वो एडमिट होते हैं तो उनकी कंडीशन को देखते हुए हम फर्दर प्रोसीड करते हैं कि एंजियोग्राफी करने की जरूरत अभी है, बाद में हम वेट कर सकते हैं। उनकी इकोकार्डियोग्राफी होती है कि कितनी पंपिंग अभी उनकी बची हुई है, तो और मुख्तलिफ और जांचें उनकी होती रहती है। तो सर जैसे ही पेशेंट पहुंचा हॉस्पिटल तो जो बेसिक चीज है वो है ईसीजी। ईसीजी हम करते हैं, उसमें हमें क्लियर पता चलता है कि उसको क्या हुआ है, हार्ट अटैक आया है नहीं आया और क्या कंडीशन है हार्ट की। तो सर जैसे ही पेशेंट आया उसके बाद क्या एंजियो करना इसको जरूरी है? देखिए, हर किसी मरीज को एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक वाले जो मरीज है, जो हम डायग्नोस करते हैं कि नहीं इनको हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट की नस उनका स्टेटस पता करने के लिए एंजियोग्राफी जरूरी है। अगर एसटी एलिवेशन एमआई है, एसटीएमआई है, तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है, एंजियो करना है, एंजियोप्लास्टी होनी है उनकी। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोलिसिस, लेकिन वो सेकंड स्टेप पे आ जाता है, दैट इज इन्फीरियर टू प्राइमरी पीसीएम। अब जो एनएसटीएमआई है या अनस्टेबल एंजाइना है, जो हम बता सकते हैं कि थोड़ा लोअर दर्जे के हार्ट अटैक वाले हैं, उन मरीजों में भी एंजियोग्राफी करने की जरूरत है, लेकिन अब टाइमिंग देखनी है। किसी को अर्जेंसी होती है कि उसी वक्त करने की जरूरत है, जैसे कॉमन मैन बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक, माइनर मेजर और माइनर, वो आम पब्लिक के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस्टिलेशन। तो कोई मरीज अगर स्टेबल है, उसका एंजाइना रिलीफ हो गया है, उनकी हार्ट की पंपिंग सही है और ईसीजी में ज्यादा अभी डिस्टर्बेंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हम 1 दिन वेट कर सकते हैं, 2 दिन वेट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। एक और ग्रुप ऐसा है कि जिनको 3-4 दिन पहले हार्ट अटैक आ चुका है, समझ रहे, लेकिन वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे हैं, सर्दियों का मौसम है, फार फ्लंग एरिया से लोग नहीं आ पाए और लोगों को पता भी नहीं है हार्ट अटैक हुआ है। वो चौथे दिन 5वें दिन हमारे पास आ गए, अब उनका एंजाइना जो है सेटल डाउन हो गया है, हम उनका इको करते हैं, तो इको में हम देखते हैं कि उनका जो एक हिस्सा है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसमें कोई कंट्रैक्टिलिटी बची नहीं है। तो ऐसे मरीजों में बहुत बड़ा एक ग्रुप ऐसा होता है कि जिनको एंजियोप्लास्टी से ज्यादा फायदा नहीं होगा। कुछ मरीजों में होता है, मतलब अगर जिनमें थोड़ी कंट्रैक्टिलिटी बची हो या कुछ ऐसे, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी में नहीं होता, तो उसमें उस वक्त एंजियोप्लास्टी से ज्यादा फायदा नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितनी जल्दी मरीज हमारे पास आ जाए जल्दी हील होगा, रिस्क बढ़ेगा। हाँ, अगर हम देर में करते हैं तो रिस्क ज्यादा है और फायदा कम है, पहले करते हैं तो फायदा ज्यादा है। तो ये हमेशा रिस्क और बेनिफिट वाला रेशो रहता है कि हम जब भी किसी मरीज में इंटरवीन करते हैं कि ज्यादा फायदा है कि ज्यादा नुकसान है। जी जी सर, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट है? जी, देखिए, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर टोटली 2 डिफरेंट कंडीशंस है। हार्ट अटैक का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, दिल की नस में ब्लॉकेज की वजह से एक्यूट हार्ट का जो है एक हिस्सा है वो पार्शियली काम करना बंद कर देता है या डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी होती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेड हो जाता है उतना हिस्सा। हार्ट फेलियर ये है कि हार्ट की पंपिंग कमजोर होती है या
दो तरीके का हार्ट फेलियर है, जिसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि कंट्रैक्टिलिटी हार्ट जो है अराउंड 60% कंट्रैक्ट करना चाहिए। किसी भी वजह से अगर वो 60% से कम काम करना शुरू कर दे, 50% से कम काम करना शुरू कर दे, उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। वो बॉडी को इतना ज्यादा ब्लड पंप नहीं कर पाता है कि बॉडी अपनी जो फंक्शंस है प्रॉपरली कर पाए। दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये कंसेप्ट रिसेंटली आया है कि पंपिंग तो अच्छी है मरीज की, लेकिन या तो ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर या शुगर वाली तकलीफ होती है, या और बहुत सारी तकलीफें होती है कि उसकी वजह से उनका जो हार्ट का मसल है बढ़ गया है और वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। हार्ट में ब्लड आता है, मतलब जो गंदा खून आता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर लंग्स में चला जाता है और फिर लंग्स से फिर से हार्ट में आ जाता है पंप करने के लिए। लेकिन उस चीज के लिए हार्ट को रिलैक्स होना पड़ता है। अगर हार्ट रिलैक्स नहीं करता है तो इसकी वजह से भी मरीज को सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस आ जाती है, तो उसको हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। सो जब पंपिंग में कमजोरी हो या हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता हो, मसल की प्रॉब्लम हो, तो उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। और जब नसों वाली ब्लॉकेज हो तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। सर फैमिली हिस्ट्री का इसमें कोई इफेक्ट होता है, हेरिडिटी का कोई इसमें? जी, हार्ट अटैक या हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम बोलते हैं, हेरिडिटी का डेफिनेटली एक रोल रखा गया है कि जो मरीज मतलब कुछ ऐसी फैमिली होती है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रहता है उनके ब्लड में, तो डेफिनेटली जितना एलडीएल रहेगा, जितना बैड कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि उनकी जो हार्ट की नसें हैं उतनी ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगी। तो फैमिली हिस्ट्री का डेफिनेटली रोल है कि जो अगर एक बंदे को हो सकता है दूसरे बंदे को भी वो डिस्लिपिडीमिया, जिसको हम फेमिलियल डिस्लिपिड हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया बोलते हैं, तो डेफिनेटली उसका रोल रहता है। तो सर ये जो हमने सारी बातें की हार्ट अटैक में, इसमें फैमिली हिस्ट्री की भी बात की हमने, सिम्टम्स की भी बात की, हार्ट फेलियर की भी बात की, सर इसमें प्रिकॉशंस क्या रहेंगे फिर, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री से हो या फिर कुछ और भी चीजें हो? क्या हम ऐसा करेंगे कि हम बच सकते हैं हार्ट अटैक से? जी, ये हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचने के लिए एक होता है जिसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्मोकिंग या टोबैको यूज। यहाँ पे तो हम नहीं टोबैको यूज जैसे कि बाहर टोबैको च्यू किया जाता है, हमारे कश्मीरबाद में है कि स्मोकिंग या हुक्का करते हैं, तो किसी भी तरीके की तंबाकू नोशी से बचना है। ये तो एक पहली प्रिकॉशन है। दूसरा, अगर किसी को ये फैटी फूड्स खाता है, जंक फूड्स खाता है, उन चीजों, फास्ट फूड्स, उन चीजों से अवॉइड करना है। अल्कोहल कंजप्शन जो है वो बिल्कुल पहले बताया जाता था 3 drinks for a man in 1 week और 2 drinks for a woman in 1 week is okay, it is healthy। लेकिन अब नई जो तहकीक आई है उसमें देखा गया है एनी कंसंट्रेशन की कुछ भी अमाउंट अल्कोहल का ले ले उसका बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट है। और एक चीज ये है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। जी, ये हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल 0 के बराबर है। देखा जाता है कि मतलब जो हम हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं, अगर हम मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज बताएं, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हम पार्क में करने के लिए जाए, अगर हम हफ्ते में 5 दिन ही 30 मिनट तक करें तो वो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट डेफिनेटली हार्ट पे आता ही आता है। वैसे मरीजों का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, कंट्रोल करने में, या कम से कम उनकी दवाइयां कम हो जाएगी, शुगर कंट्रोल करने में भी उनका फायदा रहता है। ये तो हुआ मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा होता है कि अगर वो हेवी एक्सरसाइज करे, ट्रेडमिल पे दौड़े, स्विमिंग, वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन करे और 20 मिनट, दैट मच इज सफिशिएंट। सो फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें और फैटी फूड, जंक फूड से बचें। ये तो हुए मॉडिफाइबल रिस्क। और कुछ है जिसको हम अनमॉडिफाइबल बोलते हैं, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एज है। तो जितनी ज्यादा एज होती है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें जो हमारे हाथ में है उन चीजों से बचने से हार्ट अटैक के इंसिडेंस या कोरोनरी आर्टरी के इंसिडेंस में कमी डेफिनेटली आ सकती है। तो सर ये जो सारे प्रिकॉशंस हैं ये सारे हेल्थ एंड हाइजीन के लिए बहुत ही जरूरी है, और कार्डियोलॉजी या फिर हार्ट के रिलेटेड जो भी डिजीज है उनके लिए भी जरूरी है। तो सर और एक चीज आती है जो मुरमुर है, ये क्या है?
जी, देखा गया है कि जैसे कि कोई भी मरीज या कोई भी आदमी डॉक्टर साहब के पास जाता है कोई भी कंडीशन के लिए, किसी को खांसी आ रही हो या किसी को कोई और तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत जनरल हो, इश्यूज। जी जी, जनरल इश्यूज, वो फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो ऑस्कल्टेट करते हैं, उनका मुलायजा एग्जामिनेशन करते हैं स्टेथोस्कोप के से। तो स्टेथोस्कोप से जब वो उनकी दिल की धड़कन सुनते हैं तो इसमें दो आवाजें यूजुअली आती हैं, लेकिन किसी किसी मरीज में एक एबनॉर्मल साउंड आता है जो यूजुअली नहीं होना चाहिए, उसको हम मरमर अपनी जबान में बोलते हैं। तो वैसी अगर कोई एबनॉर्मल साउंड मरीज में है तो जनरल फिजिशियंस ऐसा करते हैं कि उनको कार्डियोलॉजी के लिए भेजते हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजते हैं, जहां पर हम उनका एको और बाकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड जिसको हम मरमर बोलते हैं, इनकी कुछ वजूहात होती है। या ये तो वॉल्व जो होते हैं, हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, उसमें खराबी की वजह से हो सकता है, या दिल में छेद हो उसकी वजह से हो सकता है, या बहुत कम वजह ये होती है कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कभी कभी मरमर आता है, या बच्चों में कुछ मरमर ऐसे होते हैं जिसको हम फंक्शनल मरमर बोलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो ये सीरियस हार्ट की एलिमेंट को डिनोट करता है, स्पेशली इन एडल्ट्स। तो किसी भी एडल्ट में अगर कोई मरमर आ रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन जरूरी है, उनका इको होना जरूरी है। सर ये पल्पिटेशन के रिलेटेड है, पल्पिटेशन का इसमें कोई जी पल्स ज्यादा रहता है किसी का, फिर फास्ट रहता है? जी जी जी, आम पब्लिक में मतलब जो ये बोलते हैं कि हमारी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज्यादातर ये एंजाइटी की वजह से रहता है। लेकिन बहुत सारे मरीजों में ऐसा देखा गया है कि ये हार्ट की कोई कंडीशन भी हो सकती है। दिल की तेज धड़कन जो मरीज को खुद महसूस हो उसको पाल्पिटेशन कहा जाता है। अब उसकी वजूहात में थायराइड जो एक ग्लैंड होता है उसका ज्यादा काम करना उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर किसी का ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो उसमें भी पाल्पिटेशन हो सकती है। अगर हार्ट की पंपिंग कमजोर हो या हार्ट की कोई भी एलिमेंट हो उसमें भी पाल्पिटेशन हो सकती है। सो हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर किसी मरीज को पाल्पिटेशन बार बार हो रही हो, बहुत टाइम से है, उनको एंजाइटी नहीं है, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, तो बेटर रहेगा कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन कराए ताकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले कि ये कोई सीरियस इश्यू तो नहीं है। ये मेडिकली ट्रीट होगा। जी जी। सर कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस पहले तो कम थे, अब थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी, और कौन कौन से कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस जो हमारे पास आते हैं और हम उनका क्या ट्रीटमेंट फिर करते हैं, क्या ये नॉर्मल है या फिर ये एबनॉर्मल है? जी, ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वो तकलीफें जो बच्चे को पहले जन्म से ही होती है उसको हम बाय बर्थ होती है, उसको हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। अब बच्चे में जो मोस्टली हम तकलीफें बहुत सारी हो सकती है, मैं उन चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा जो यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक होता है कि हार्ट के 4 हिस्से होते हैं और 4 वॉल्व्स होते हैं। जो 4 हिस्से बने होते हैं इनकी दीवारें होती हैं, उस दीवार को एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, और दूसरी वाली दीवार को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। जब इन दीवारों में कोई छेद होता है तो उसको हम ASD या VSD बोलते हैं। तो ये छेद होना हार्ट में जो बचपन से ये कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है। दूसरी एबनॉर्मलिटी ये हो सकती है कि उनका जो हार्ट के वॉल्स है वो सिकुड़ गए हो, पहले से ही होते हैं, जो उसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस। जी जी, एओर्टिक स्टेनोसिस हो, या किसी वो या ये पल्मोनरी स्टेनोसिस हो, या किसी वॉल्व में लीकेज हो सकता है। तो बहुत सारी तकलीफें और ऐसी है जो इससे इन चीजों से कम है, मतलब छेद होना या वॉल्व का सिकुड़ना, लेकिन वो चीजें भी अगर बचपन से ही पैदा हो तो उसको हम कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। अब पहले जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी होते थे ये यूजुअली इको से डायग्नोस होता है। पहले जैसे आपने बताया था मरमर से मरीज डॉक्टर साहब को पता चलता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी है, लेकिन जो डेफिनेट डायग्नोसिस बनती है वो इकोकार्डियोग्राफी के जरिए बनती है। तो पहले इको की फैसिलिटी हर जगह थी नहीं, मरीज नहीं पहुंच पाते थे, वो अनडायग्नोज रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
आजकल हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इजीली डायग्नोस किए जाते हैं। अब यह है कि जैसे जैसे मतलब वक्त बदलता गया, इनका पहले इलाज होता था ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से, फिर इनका जो छेद होता था या वॉल्व सुगड़ा होता था उसका इलाज किया जाता था। लेकिन अब मेडिकल साइंस ने कार्डियोलॉजी में इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है कि इसको अब विदाउट मतलब बिना चीरा लगाए उनका इलाज होता है, विदाउट ओपन सर्जरी, जिसको हम ट्रांस कैथेटर जो बोलते हैं ट्रीट किया जाता है। ASD डिवाइस क्लोजर एक होता है, वो बटन टाइप होता है, उसको इस होल में डालते हैं। जी उस छेद में डालते हैं और उसको क्लोज करता है। ASD डिवाइस होता है, VSD डिवाइस होता है, या एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है जो हार्ट वाली जो ब्लड एओर्टा को होता है, जो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को करता है, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसके बीच और लंग्स वाली जो एक रग होती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, तो उसको हम PDA अपनी जबान में बोलते हैं। उसका PDA का क्लोजर होता है, और ये ऐसे प्रोसीजर है कि हर किसी जगह किया जा सकता है, जहां पे भी कैथ लैब फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो डिवाइस क्लोजर किया जाता है, PDA क्लोजर किया जाता है। अगर किसी वाल्व का स्टेनोसिस हो, उसको गुब्बारे के जरिए, बैलून डायलिटेशन जिसको बोलते हैं, उसके जरिए ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारे मरीजों को अब बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। तो सर, ये जो हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं, चाहे ASD डिवाइस हो, VSD डिवाइस हो, फिर ये कितने सक्सेसफुल रहते हैं थ्रू द लाइफ? जी, इसकी सक्सेस रेट बहुत बहुत अच्छी है। पहले यूजुअली जब हम डिवाइस क्लोजर करने के लिए जाते हैं, पहले हमें देखना होता है कि ये सूटेबल है मरीज इस डिवाइस के लिए कि नहीं। और कुछ एक स्मॉल परसेंटेज ऐसी होती है कि जिसमें हम डिवाइस क्लोजर नहीं कर पाते हैं, उसमें उनको ओपन हार्ट सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है। बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जिनको ASD होता है या VSD होता है, उसमें हम डिवाइस क्लोजर कर सकते हैं। एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मतलब these congenital heart disease can be treated without open surgeries? Definitely they can be treated without open heart surgeries. वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर पार्टनर्स हैं नूरा हॉस्पिटल, द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वैली। हमारे पास फुल्ली फैसिलिटेटेड कैथ लैब है, आप हमारे पास आ सकते हो। ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं ये आयुष्मान भारत के अंडर होते हैं। कुछ नहीं होते हैं, जो नहीं होते हैं उनका उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है। आप आ सकते हो, हम आपको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। आप एक बार हमें चांस दीजिए अपने आप को सर्व करने का। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। सर, ये जो सिनकोप होता है, ये क्या होता है? क्या ये कार्डियोलॉजी रिलेटेड है या फिर न्यूरोलॉजी रिलेटेड है? जी, आपने सही कहा कि सिनकोप बहुत सारे अफराद जो आते हैं उनको वो बोलते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है, या उन आंखों के सामने बोल रहे हैं कि एकदम से अंधेरा है। जी, एकदम से अंधेरा छाने लगा। कुछ लोग इसकी वजह से गिर भी जाते हैं, उनको चोट भी आती है। अगर ये ट्रांजिएंट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो कि एकदम से उनको आंखों के सामने अंधेरा जैसा छा जाए और गिर जाए, थोड़ी देर के लिए बेहोशी हो, तो वो सिनकोप हो सकता है। लेकिन एक और कंडीशन जो इसी के साथ रिलेटेड है, वो उसको हम सीजर्स बोलते हैं। बहुत बार हमें ये दिक्कत होती है, डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है कि ये सिनकोप है कि सीजर है। सिनकोप ब्रेन में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हो सकता है। अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई सडनली कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, तो उसकी वजह से सिनकोप आ सकता है। एकदम से चक्कर आ गया, लेकिन वो जो चक्कर है कुछ ही सेकंड्स में, ज्यादा से ज्यादा मिनट में मरीज वापस अपने होश में आ जाता है। अब सिनकोप की कुछ वजूहात होते हैं कि किस वजह से है। जो सिनकोप है वो हार्ट की वजह से भी हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल कॉजेज की वजह से भी हो सकता है। जी, अगर हम हार्ट की कंडीशन को देखें, अगर किसी वॉल्व, जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, एक इसमें होता है जिसको हम एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा सुगड़ा हुआ हो
वैसे मरीजों में सिंकोप आ सकता है। या दिल में हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल करंट्स जो चलते हैं, अगर उसमें डिस्टरबेंस हो, या तो दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो जिसको हम टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, या दिल की जो नॉर्मल करंट चलती है उसमें ब्लॉकेज आ गया हो जिसको हम हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। दोनों कंडीशन में ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वैसे मरीजों को सिंकोप आ सकता है। सो ये जो कंडीशन है सिंकोप की, हमें याद रखना है कि दिल की वजह से हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसको हम वैसोवैगल सिंकोप बोलते हैं कि उसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल कॉज है उसकी वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि किसी घर में कोई सदमा पहुंचा हो या कोई आदमी इतना ज्यादा ब्लड को देखते हुए डर जाए तो वो फेंट हो जाते हैं, दैट इज अ कॉमन फेंट, दैट इज नॉट वरींगसम, उसमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हार्ट की वजह से जो सिंकोप आते हैं, दे आर वेरी सीरियस, और वैसे मरीजों को चाहिए कि वो अपना एग्जामिनेशन कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर करवाएं। ऐसे मरीजों का हम जिसको अकबर सिंकोप आ गया हो, अब हम वो देखते हैं कि किस वजह से, अगर इस वजह से इनको सिंकोप आया है, क्या ये हार्ट की वजह से है? अगर हार्ट की वजह से है तो कौन सी कंडीशन है? उनको दिल की धड़कन तेज होती है जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, या हार्ट ब्लॉक तो नहीं है? अगर उनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है जिसकी वजह से उनको बार बार बेहोशी आती है तो उसके लिए दवाइयां भी मौजूद है, और वैसे मरीजों को एक जो शॉक देने वाला डिवाइस है जिसको हम आईसीडी है उसको लगाने की जरूरत पड़ती है। और एक जो ग्रुप है पेशेंट्स का जिनको चक्कर आता है, वो इस वजह से होता है कि उनकी दिल की जो धड़कन है कम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट कम हो जाती है। तो वैसे मरीजों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है कि उनको पेसमेकर लगाया जाए। तो और अगर उनका वॉल्व इतना सिकुड़ा हुआ है कि पूरा ब्लड सप्लाई नहीं करता और उस वजह से उनको बार बार चक्कर आते हैं तो उनको वॉल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सर, these diseases can be treated medically and these are safe treatments. These can be treated medically, but some patients require pacemakers. कुछ लोगों को पेसमेकर की जरूरत पड़ती है, कुछ मरीजों को आईसीडी की जरूरत पड़ती है, और किसी मरीज में अगर उनका वॉल्व सिकुड़ा हुआ और उसकी वजह से उनको सिंकोप आ रहा हो तो वॉल्व रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सर, एक और कम्युनिटी है जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहते हैं, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर ट्राइग्लिसराइड रहते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशन है ताकि वो इन हार्ट की डिजीज से बच जाए? जी, जैसा आपने बताया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये वो अफराद होते हैं, ये उन अफरादों को होता है जो ओबीस होते हैं, जिनको ब्लड शुगर्स ज्यादा होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, और उनका लिपिड प्रोफाइल जो चर्बी होती है खून में वो ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा इन मरीजों को फायदा होता है अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से। अपने लाइफस्टाइल में चेंज उनको फिजिकल एक्टिविटी में भी लानी है, अपने खाने पीने में जो खुराक खाते हैं उसमें तब्दीली की वजह से, और अगर वो किसी भी ऐसी हैबिट स्मोकिंग के या किसी भी ऐसी अल्कोहलिज्म के शिकार है, उनसे बचने से होगा। सो उनको फिजिकली फिट रहना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उनको अगर उनके ब्लड शुगर ज्यादा रहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी से उनका ब्लड शुगर बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकता है, या अगर वो बहुत दवाइयां पहले ले रहे हैं उन दवाइयों में कमी हो सकती है। और तीसरा, जब वो फैटी फूड्स अवॉइड करेंगे तो उनका लिपिड प्रोफाइल भी सही रहता है, और उनमें हार्ट की जो डिजीजेस है उसमें इंसिडेंस में कमी आ सकती है। तो सर, ये जो सारी चीजें हैं इनसे हम हार्ट के जितने भी डिजीज हैं उनसे बच सकते हैं। तो सर, इसमें यह भी रह सकता है कि जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं इनको कंट्रोल में रहे। फॉर हाई ब्लड शुगर है, इसको कंटिन्यूअसली चेक करें। हाई ब्लड प्रेशर है या फिर किसी को डायबिटीज भी होता है तो वही, अगर फुल फ्लेजेड फ्रैंक डायबिटीज हो तो उनको दवाइयां खाने की जरूरत है, किसी मरीज में इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है लास्ट में। लेकिन हमारा गोल यही रहता है कि मरीज के ब्लड शुगर्स कंट्रोल रहने चाहिए,
उनका फास्टिंग 70 से 130 तक रहना चाहिए। खाने के बाद 2 घंटे के बाद अगर उनका ब्लड शुगर किया जाए 180 से कम रहना चाहिए। 3 महीने वाला जो हम उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं HbA1c, वो प्रेफरेबली 7 से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए। वैसा ही अगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज है और वो दवाई ले रहे हैं तो दवाई खाने के बाद उनका ब्लड प्रेशर 140 से कम होना चाहिए, प्रेफरेबली 130/130/80 से कम होना चाहिए। और उनकी जो लिपिड्स जो है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कहा जाता है, वो लेस देन 100 हो तो और ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसे मरीजों, अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो अगर उनका लेस देन 70 रहे और ज़्यादा बेहतर है उन चीज़ ऐसे। सर, ये जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं, ये क्या क्या होते हैं और किन किन मरीजों को हमें ज़रूरी है ये सारे प्रोसीजर्स करना, और क्या ये आयुष्मान भारत यानी कि गोल्डन कार्ड पे अवेलेबल है हमें, या फिर सारे नहीं है? जी, अगर हम देखें, पहले सिर्फ कार्डियोलॉजी कहा जाता था, लेकिन पिछले 1990s से अब इसमें इंटरवेंशनल वर्ड ऐड इसलिए हुआ है कि साइंस ने बहुत एडवांसमेंट की है, और इसकी वजह से जो मरीज पहले बाईपास के लिए जाते थे या ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाते थे, वैसे मरीजों को आज के ज़माने में विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे मरीजों को हम ट्रांस कैथेटर, मतलब जैसे सुई लगती है, छोटी सी नस के जरिए हार्ट तक पहुंचते हैं, और एक समझ लीजिए एक कैथेटर होता है, उसके जरिए उनका इलाज होता है। अब हम जैसे बात करेंगे, लोगों को भी पता होगा कि एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, या डिवाइस क्लोजर होता है। अब हम एंजियोग्राफी जो है वो बेसिक एक इन्वेस्टिगेशन है, जिससे पता चलता है कि जो हार्ट की बड़ी 3 नसें हैं उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उनकी फंक्शंस का पता चलता है। जी, उसका स्टेटस पता है। वो एक समझ लीजिए हम फोटोग्राफ लेते हैं या वीडियो लेते हैं, उनकी जो नसें होती है हार्ट की, वो उसका पता चलता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम हाथ या पैर के जरिए एक छोटी सी सुई लगती है, वहां से हम एक तार डालते हैं जो हार्ट तक पहुंचता है। जी, एक कैथेटर डालते हैं, और कैथेटर के जरिए हम थोड़ी सी डाई देते हैं, दवाई देते हैं, और उसी के साथ साथ एक्सरे में एक फोटोग्राफ लेते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो सिर्फ एक फोटोग्राफ लेने को हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, जो हम कैथ लैब में कर सकते हैं। अब जब किसी मरीज में हमें पता चला कि इनकी जो ब्लॉकेज है 70% से ज्यादा है, और वैसे मरीज जिनको दवाइयों पे भी रखा गया हो और दवाई खाने के बाद भी उनको पूरा रिलीफ नहीं मिलता हो, तो वैसे मरीजों को एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। या अगर कोई मरीज जिसको मेजर हार्ट अटैक आया हो, उनको भी एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है। तो एंजियोप्लास्टी है क्या? एंजियोप्लास्टी में हम जो भी हार्ट की नसें होती है जिसमें कोई ब्लॉकेज हो, उसको ओपन किया जा सकता है। ओपन समझ लीजिए एक छोटा पाइप का एक टुकड़ा होता है जो मेटालिक वायर्स का बना होता है, वो वहां पे डाल के उसको बैलून से, एक गुब्बारे से फुला देते हैं, और वो खुल जाए, वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है। उसको हम अपनी जबान में एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक। डेफिनेटली ये जो ऑल ओवर इंडिया में ये जो एंजियोप्लास्टी होती है, ये गोल्डन कार्ड के अंडर जो हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इसके लिए पेशेंट्स है, जो डेफिनेटली जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, चाहे किसी को हार्ट अटैक आया हो, या जिसको ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी के बाद भी एंजाइना हो रहा हो, चेस्ट पेन बार बार हो रहा हो, तो वो हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। सर, इसमें और एक बात आपने बोली, डिवाइस क्लोजर, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, बच्चों के दिल में छेद होते हैं, जो पहले ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा बंद किया जाता था। आज वही जो छेद है विदाउट जो ओपन हार्ट सर्जरी के बिना भी उसको अब बंद किया जा सकता है। उसके लिए भी मरीज के पैर की एक नस होती है, वहां से हम ब्लड वेसल के थ्रू हम हार्ट तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे एक डिवाइस होता है, एक चीज होती है जो बटन टाइप होती है, जिसकी वजह से वो जो छेद होता है वो क्लोज हो जाता है, और मरीज को हम नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। वरना अगर कोई मरीज ऐसा होता था जिसको बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, वो
हफ्ते हफ्ते भर हॉस्पिटल में उनको एडमिट रहना पड़ता था, और उसके बाद उनको बहुत कमजोरी आ जाती थी, बहुत बड़ा कट लगता था। लेकिन इन सब चीजों की वजह से जो नई एडवांसमेंट आई है, ट्रांसकैथेटर थेरेपीज आई है, इस वजह से वो मरीज इन चीजों से बच पाता है। सर ये जो एंजियोप्लास्टी आपने बोला, इसको स्टंट प्लेसमेंट भी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी को हम अगर आम पब्लिक के लिए बोल दें तो डेफिनेटली स्टंट प्लेसमेंट एक हिस्सा है, लेकिन इसके बगैर भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि जो क्या इसको बोलते हैं, ब्लॉकेज होता है, उसको पहले बैलून के जरिए खोला जाता है। हो सकता है कुछ मरीजों में स्टंट डालने की जरूरत ना पड़ जाए, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में स्टंट डालना ही पड़ता है। तो स्टंट डालना प्रोसीजर का एक हिस्सा है, लेकिन टोटल प्रोसीजर नहीं है। ठीक, इसमें और भी चीजें ऐड होती है। सर जनरल पब्लिक के लिए आपकी क्या एडवाइस है, वो भी जनरल पब्लिक जो अपने हेल्थ एंड हाइजीन जो है मेंटेन करना चाहते हैं, चाहे हार्ट डिजीज हो या फिर और भी जितने डिजीज है उनसे बच जाए? जी देखिए, मेरी एडवाइस पब्लिक के लिए बस यही रहेगी कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम एक्सरसाइज बोलेंगे, डाइट में सुधार, बैलेंस्ड डाइट, और अगर कोई मरीज पहले से डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, वो अपना इलाज सही ढंग से कराए। ये नहीं कि हमने देखा है कि वो एक बार डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं, वो दवाई मेडिसिन ले रहे हैं, वो सालों साल ऑप्टिमल उनका मैनेजमेंट होता नहीं है, उनके ब्लड शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है। वैसा नहीं करना है। तो उनको अपना डाइट भी सुधारना है, उनको अपना लाइफ स्टाइल में अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, और अपनी मेडिसिन भी रेगुलरली लेनी है, और रेगुलर कंसल्टेशन करनी है डॉक्टर साहब के साथ, ताकि वो उनकी जो थेरेपी है ऑप्टिमाइज कर पाए। सर ऐसा तो नहीं है ये जो ब्लड वेसल्स है ये सिर्फ हार्ट के आसपास है, ये और भी बॉडी पार्ट्स में होती है, उनके हर एक बॉडी पार्ट में होती है। तो क्या कार्डियोलॉजी जो है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो है, क्या ये इन सारे डिजीज को डील करता है जो भी ब्लड वेसल के रिलेटेड होती है? जी बहुत सही सवाल आपने पूछा। ब्लड वेसल हर जगह है, मतलब बॉडी के हर हिस्से में है, और अगर हार्ट की नस में ब्लॉकेज आ सकता है तो दूसरी नसों में भी ब्लॉकेज आ सकता है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको पैर चलने में दिक्कत आती है, उनको चलने फिरने पे टांगों में दर्द होता है। तो देखा गया है कि बहुत सारे मरीजों में जो टांगों की नसें हैं उसमें ब्लॉकेज होता है। या दूसरा है कि मरीजों को स्ट्रोक आता रहता है, फॉलेज का अटैक पड़ता है, वो जो ब्रेन वाली ब्लड सप्लाई होती है उसमें ब्लॉकेज की वजह से होता है। जी ब्रेन स्ट्रोक। तो उसमें जो दिमाग की नसें होती है उसमें ब्लॉकेज की वजह से हो जाती है। जी तो जैसे हम हार्ट की डिजीज को ट्रांसकैथेटर थ्रू द्वारा ठीक करते हैं, मतलब उनका स्टंट प्लेसमेंट होता है, वैसे ही जो बॉडी में बाकी नसें होती है उसको हम पेरिफेरल आर्टरीज बोलते हैं। इनका भी इलाज कार्डियोलॉजी में होता है, उसको हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज बोलते हैं, और इसका भी इलाज मेडिकल थेरेपी और इंटरवेंशन के द्वारा किया जा सकता है। थैंक यू फॉर कमिंग, आपने अपना अच्छा प्रीशियस टाइम दिया हमें। होप आपने हमारे शो पे एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू सी यू।